नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज़ आप सभी का स्वागत करता हूं। उड़ान एस एकेडमी ने एमसीक्यूज़ की एक श्रृंखला स्टार्ट की है सीजीपीएससी प्री 2025 को ध्यान में रखते हुए, और काफ़ी लोगों की ये मांग थी कि इसकी हर विषय की एक श्रृंखला चलाई जाए ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए उनको फ़ायदा पहुँचे। इसी क्रम में मैं मोहम्मद रियाज़ आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बिना विलंब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है। बात किस हिमालय की हो रही है? लघु हिमालय की हो रही है। तो पहले तो यही समझ लीजिए कि लघु हिमालय किस हिमालय को कहते हैं। तो आपके पास एक महान हिमालय है, एक मध्य हिमालय और एक को बोलते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज थोड़ा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा ज़ोर से बोलूँ। मध्य हिमालय को ही हम क्या बोलते हैं? लघु हिमालय कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ही हम बोलते हैं लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो लघु हिमालय है वो बेसिकली मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत और ये जास्कर। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। धौलाधर आपका हिमाचल प्रदेश में है, आप महाभारत नेपाल में है, और ये जास्कर आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये आपका मिड हिमालय की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांस हिमालय एकदम अलग हो जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती है। सबसे पहला काराकोरम, दूसरा है आपका लद्दाख और तीसरी पर्वत श्रृंखला है आपकी जास्कर। तो जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं उसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर की होती है। और जब हम बात करते हैं हिमालय की, तो हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती है जिसमें से एक ग्रेट हिमालय, एक मिड हिमालय और एक शिवालिक हिमालय होता है। यहाँ पर आप जास्कर को एकदम अलग कर दीजिएगा। मिड हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर पढ़े जाते हैं, और महाभारत कहाँ पर है? नेपाल में। पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं है आपका मिड हिमालय के अंतर्गत, मध्य हिमालय के अंतर्गत। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। केवल 1, 2 और 3। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। अगर हिमालय की विस्तार की बात करें तो देखिए, हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट हिमालय, क्योंकि ग्रेट हिमालय के बाद ही उसके नीचे मिड और उसके नीचे शिवालिक हिमालय का निर्माण होगा। अगर आप पर्वत से बात करते हैं तो पर्वत में ग्रेट हिमालय नंगा पर्वत से शुरू होता है और नामचा बरुआ पर्वत पर खत्म होता है। तो ग्रेट हिमालय का एक सिरा नंगा पर्वत से, और ग्रेट हिमालय बोलने का मतलब हिमालय से ही है। याद रखें, हिमालय का विस्तार ग्रेट हिमालय का ही विस्तार है। जितना ग्रेट हिमालय फैला हुआ है वही हिमालय का ही विस्तार है। तो ग्रेट हिमालय का विस्तार एक सिरा नंगा पर्वत से शुरू होता है, दूसरा सिरा नामचा बरुआ पर्वत पे खत्म होता है। और अगर बात नदी की करें तो नदी के रूप में इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। आप बताइए कौन सी नदी? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है हिमालय के विस्तार में। और यहां पर बोल रहा है कि इसका विस्तार सिंधु नदी से ना होकर सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ऐसे ही हर क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग में सही और गलत का निशान लगा दीजिए, ताकि आगे आपको यह देखना होगा कि पूछ क्या रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है कि असत्य कथन पूछ रहा है। असत्य पूछेगा तो असत्य बताना, सत्य पूछे सत्य बताना। कई बार पूछ देता है कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, तो भी आपसे असत्य ही पूछ रहा है। तो ये क्लियर रखिएगा बच्चे, यहां पे सत्य असत्य तो कर लेते हैं, सही गलत तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो सत्य समझ के सत्य वाले में टिक लगा देते हैं जबकि पूछा असत्य था। ये बहुत सारे बच्चों से गलती होती है। अगला स्टेटमेंट, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई
पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज़्यादा और पूर्व में हिमालय की चौड़ाई कम होती है। ये बिल्कुल सही है। क्यों? ये देखिए, ये ग्रेट हिमालय, ये मिड हिमालय और ये बना दिया मैंने शिवालिक हिमालय। पश्चिम में तीनों हिमालयों की चौड़ाई ज़्यादा थी, पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है? कम। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हो तो चौड़ाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पूर्व में ये पहाड़ियां आपस में सटी हुई होती है, पश्चिम में इन पहाड़ियों के बीच में आपको गैप देखने को मिलता है। इसका मतलब पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई घटती जाती है। बिल्कुल सही है ये। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब यह है कि पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब पश्चिमी भाग की ऊंचाई में बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या मतलब है? मतलब यह कि पश्चिम भाग में एक पर्वत बहुत ऊंचा है तो दूसरा पर्वत बहुत छोटा है, फिर बहुत ऊंचा पर्वत है तो बहुत छोटा पर्वत है। कहने का मतलब ये है। तो पश्चिम में ये कहना कि पश्चिम में इतना डिफरेंसेस ऊंचाई में है, ये सब ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पश्चिम में सभी पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा ही है और पूर्व में कुछ पर्वत छोटे हैं तो कुछ पर्वत माउंट एवरेस्ट जैसे बहुत ऊंचे हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है नेपाल में, मतलब पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र। तो पूर्व की तरफ पूर्वी भाग में माउंट एवरेस्ट जहां बहुत ऊंचा है, वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत भी वहां पर मौजूद है। तो ये विविधता भारत के पश्चिमी भाग में नहीं बल्कि भारत के पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां पर ये बात समझ में आ रही है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ज़्यादा विविधताएं जो है वो भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है, न कि पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में सारे पर्वतें सब ऊंचे ऊंचे हैं, ये याद रखिएगा। तो अब बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत चुनना है। एक ये गलत है और एक ये गलत है, यानी कि पहला और तीसरा ये दो गलत है। सही नहीं पूछ रहा है, सही पूछता तो दूसरा होता, गलत पूछ रहा है तो पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 ये सही जवाब है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। क्या पूछ रहा है? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इस पठारी भाग में सकरी और गहरी घाटियां पाई जाती है। ये जो सकरी और गहरी घाटी जो इस्तेमाल की जा रही है शब्द, ये शब्द इस्तेमाल की जाती है किसके लिए? गॉर्ज के लिए। ये शब्द इस्तेमाल की जाती है किसके लिए? गॉर्ज के लिए। मैं आपको बताऊं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो पर्वतों के बीच के इस समतल मैदान को पर्वत का घाटी प्रदेश कहते हैं। पर्वत का घाटी मतलब दो पर्वतों के बीच के समतल मैदान को पर्वत का घाटी मतलब वैली एरिया बोलते हैं। अब ये घाटी में जब नदी बह रही है तो नदी का काम है अपर्दन करना। नदी का काम है अपर्दन करना, और ये अपर्दन दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं क्षैतिज और एक होते हैं ऊर्ध्वाधर। जब ये नदी क्षैतिज रूप से काटेगी तो घाटी को क्या बनाएगी? चौड़ा। और जब ये ऊर्ध्वाधर तौर पे काटेगी तो नदी घाटी को क्या बनाएगी? गहरा। तो एक टाइम पे नदी एक ही बार का अपर्दन करती है, एक ही प्रकार का अपर्दन करती है। बोले दोनों नहीं कर सकती, क्षैतिज भी काटेगी ऊर्ध्वाधर भी काटेगी, दोनों नहीं काट सकती। या तो क्षैतिज काटेगी या तो ऊर्ध्वाधर काटेगी। तो यहां पर नदी ऊर्ध्वाधर काट रही है, नदी खड़ी मतलब गहरा काट रही है, तो यहां पर गहराई क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब घाटी कैसी हो गई? गहरी हो गई। लेकिन चूंकि क्षैतिज नहीं काटी इसलिए ये घाटी चौड़ी नहीं होगी, ऊपर से ये कैसी रहेगी? सकरी रहेगी। तो जो घाटी ऊपर से सकरी हो और नीचे से गहरी हो, जो घाटी ऊपर से सकरी हो और अंदर से गहरी हो, ऐसी घाटी को इस्तेमाल किया जाता है, क्या बोलते हैं आप? गॉर्ज बोलते हैं। इसको बोलते हैं गॉर्ज। और ये हमेशा
हिमालय की नदियों द्वारा ही पॉसिबल है, क्योंकि इन्हीं नदियों की स्पीड क्या होती है, तीव्र होती है। और हिमालय की नदियां अपने युवावस्था में होती है, एकदम यंग होती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जब स्पीड से नदी बहती है तो हर चीज़ काट सकती है, हर किसी का पर्दन कर सकती है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें तो ये जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, ये अपने प्रौढ़ावस्था में बहती है। कौन सी अवस्था में बहती है? प्रौढ़ावस्था में बहती है। प्रौढ़ावस्था भी आगे आएगा एक जगह पर, जहां पे डील करूंगा क्या होता है ये प्रौढ़ावस्था, उस समय बताऊंगा, आएगा एक क्वेश्चन में। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रौढ़ावस्था में है, चूंकि वो युवावस्था में नहीं है। तो याद रखें, जो नदी युवावस्था में बहती है वो गॉर्ज बनाती है, जो उसके बाद की प्रौढ़ावस्था में बहती है। अवस्थाएं तीन होती है, एक युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और एक बता दीजिएगा वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। तो युवावस्था स्टार्टिंग में, प्रौढ़ावस्था उसके बाद में, और सबसे आखिरी में होती है वृद्धावस्था। फिलहाल के लिए यही तीन समझिएगा। ये तीन अवस्थाएं हैं आपके पास, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जवानी, बुढ़ापा और उसके बीच वाली स्टेज। तो जब नदी प्रौढ़ावस्था में है तो प्रौढ़ावस्था की नदियां गॉर्ज नहीं बनाती। तो यहां पर सक्रिय और गहरी घाटी का मतलब गॉर्ज से है। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां चाह कर भी गॉर्ज नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि वो नदी प्रौढ़ावस्था में बह रही है। एक सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसको कि प्रौढ़ावस्था क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा, एक क्वेश्चन में आएगा तब मैं डील करूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये पाई जाती है, तो मैंने बोला ये गलत है। प्राय इस पठारी भाग में सक्रिय और गहरी घाटी पाई जाती है, ये गलत है। यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। ये प्राचीनतम और स्थिर भूभाग बोलने का मतलब क्या है? ये जो पृथ्वी है उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पृथ्वी पे महाद्वीप और महासागर दो संरचनाएं पाई जाती है। हमारे पृथ्वी में जब निर्माण हो रहा था तो महाद्वीप और महासागर बने। महाद्वीप और महासागर बने, ये वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा। सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। जब महाद्वीप का निर्माण हो रहा था तो अलग अलग महाद्वीप नहीं बने थे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पता चलेगा आपको कि प्लेटें टूटती है और टूट के खिसकती है। सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिनको नाम से क्या बोला गया? पेंजिया। और फिर सारे महासागरों को आपने क्या कहा? पैंथलासा। पेंजिया पृथ्वी के इंटरनल फोर्स की वजह से दो भागों में बट जाती है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है अंगारा लैंड, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है गोंडवाना लैंड। और ये जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इसे कहते हैं दक्षिण भारत। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसको बोलते हैं दक्षिण भारत, और इसी दक्षिण भारत को हम बोलते हैं इंडियन प्लेट। इसी को हम बोलते हैं इंडियन प्लेट। तो हमारा जो इंडियन प्लेट है वो किसका हिस्सा है? ऊपर अंगारा लैंड का कि नीचे गोंडवाना लैंड का? तो ये जो आपका गोंडवाना लैंड है, इसका एक हिस्सा टूटकर दक्षिण अमेरिका बनेगा, बीच वाला हिस्सा टूटकर अफ्रीका बनेगा, और यहाँ पर ये जो पूर्वी हिस्सा है उसमें एक प्लेट बनेगी इंडियन और एक प्लेट बनेगी ऑस्ट्रेलियन। तो ये जो हमारी इंडियन प्लेट है वो विश्व की प्राचीनतम और स्थिर भूभाग किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हमारी जो इंडियन प्लेट है वो किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बात याद रखिएगा। तो ये कहना कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। हमारा सबसे, देखिए सवाल ये नहीं है कि ये किस का हिस्सा है, सवाल ये कि यह भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। हमारे भारत में सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? हमारे पूरे भारत में, ये देखिए, ये पूरे भारत की बात हो रही है। चलिए, पूरे भारत में सबसे स्थिर भाग अगर देखा जाए, हिमालय अभी अभी बना है और अभी भी इसमें हलचल होती है। अब अभी भी इसमें हलचल होती है। मैदान ये भी बना है अभी अभी, और अभी भी बन रहा है और अपर्दित हो रहा है। सबसे स्थिर भाग, पूरे भारत के सबसे स्थिर भाग और सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। पहला गलत है, दूसरा सही। अब पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है, असत्य है? तो असत्य में पहला असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर
ए, केवल एक असत्य है, पहला वाला असत्य है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। प्रायद्वीपीय पठार में जो दक्कन ट्रैप है, यानी जो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। नग्न चट्टानों वाली स्थलाकृति, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी, यहाँ पाई जाने वाली चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, ये सब बेतुके से आपके पास ऑप्शंस हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में पाई जाने वाली मिट्टी, ये सब फालतू। दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन की पठार या दक्कन का पठार। दक्कन ट्रैप मतलब दक्कन के पठार में जो सीढ़ी नुमा आकृति बनती है उसे आप दक्कन ट्रैप बोलते हैं। दक्कन के पठार का मतलब है लावा निर्मित पठार, लावा निर्मित पठार। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, लावा निर्मित पठार मतलब ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको आप बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे मेंटल में हॉट स्पॉट, मेंटल में हॉट स्पॉट जहां पर मैग्मा मौजूद होती है। मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर मेंटल के हॉट स्पॉट में होती है, यहां से जब मैग्मा निकलती है तो मैग्मा के निकलने के दो तरीके होते हैं। मैग्मा जब बाहर आती है, क्रस्ट के बाहर आना चाहती है, तो दो तरीकों से आती है। एक तरीका होता है केंद्रीय विस्फोट का, केंद्रीय विस्फोट, और एक तरीका होता है दरारी उद्गार, दरारी उद्गार। जब केंद्रीय विस्फोट से मैग्मा निकलता है, मैग्मा की बहुत सारी कंडीशन होती है। मैग्मा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है कि कम है, मैग्मा पतली है कि गाढ़ी है, प्रेशर ज़्यादा है कि कम है, चट्टानें मजबूत है कि मुलायम है, इन सब के बाद मैग्मा बाहर निकल रही होती है। तो केंद्रीय विस्फोट से जब मैग्मा बाहर निकलती है तो फोड़ते हुए बाहर निकलेगी और पूरा मैग्मा ऊपर से नीचे तक आएगा और एक पर्वतीय संरचना का निर्माण करेगा। पर्वतीय संरचना जस्ट लाइक ज्वालामुखी पर्वत जैसा निर्माण करेगा। और जब दरारी उद्गार से, तो मैग्मा के ऊपर आकर क्रस्ट को हीट करने से एक दरार आ जाती है, और उस दरार से मैग्मा क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है और सतह पे फैल जाता है। तो जब वो सतह पे फैलता है तो एक पठार, चूंकि लिक्विड है तो सतह पे फैलेगी, तो ये बन गई एक पठार जैसी संरचना, यानी पठारी संरचना, और सीढ़ी नुमा आकृति की वजह से उसको दक्कन ट्रैप कहते हैं हम। तो ये पठार बोलते हैं लावा का पठार। और जब भी लावा का पठार बोलेंगे तो लावा शब्द का मतलब दक्कन के पठार से है, लावा मतलब दक्कन। और ये लावा चट्टान जब बाहर निकल के मैग्मा ठंडी हो जाती है तो उसका कलर हो जाता है काला। जब लावा की बात करते हैं, जब पृथ्वी के अंदर है और चट्टान पिघली हुई अवस्था में है तो आप उसे मैग्मा कहिएगा, और यही मैग्मा जब बाहर निकलती है और ठंडी होकर ठोस हो जाती है तो आप उसे लावा कहते हैं। अब ये लावा, जब बेसिकली लावा एक क्या है, चट्टान। क्यों? क्योंकि चट्टान को जब मेल्ट करते हैं तो मैग्मा बनता है, और मैग्मा को जब ठंडा कर देते हैं तो वो बन जाता है वापस, मैग्मा ठंडा कर देते हैं वापस बन जाती है चट्टान। तो मैग्मा के ठंडे होने से जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं लावा चट्टान। और लावा चट्टान को हम बोलते हैं कौन सी चट्टान? बासाल्ट रॉक, बासाल्टिक चट्टान। लावा चट्टान बासाल्ट चट्टान है जिसकी डेंसिटी हाई होती है। तो ये जो बासाल्टिक रॉक है, तो बासाल्ट लावा, याद रखिए लावा एक बासाल्टिक रॉक है, ये भी याद रखिएगा। काले कलर की लावा चट्टान के अपरदन से जो मिट्टी बनेगी उसका कलर क्या होता है? काला। काले कलर की बासाल्टिक चट्टान के अपरदन से जो मिट्टी बनेगी उसका कलर काला होता है। और इस काले कलर की मिट्टी को आप किस नाम से जानते हैं? तो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। तो काली मृदा से युक्त, बता दीजिएगा, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। तो दक्कन ट्रैप क्या है? काली मृदा से युक्त एक पठारी क्षेत्र है। सबसे सही जवाब काली मृदा से युक्त एक पठारी क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। यहां पर अब मरुस्थल के बारे में पूछ रहा है, भारतीय मरुस्थल के बारे में। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय मरुस्थल जो है अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए ये राजस्थान बनाया और राजस्थान के बीच में मैंने अरावली बना दी।
क्योंकि अरावली जो है वो राजस्थान को दो भागों में अलग करती है। एक है पूर्वी राजस्थान और एक है पश्चिमी राजस्थान। इस पश्चिमी राजस्थान में एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं थार का मरुस्थल। मेरा आवाज़ बैठा हुआ है इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, ठीक। मैं आज ही उसका ट्रीटमेंट कुछ करता हूँ ताकि आवाज़ ठीक हो जाए, बट फिलहाल आज आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अरावली के पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल होता है, कौन सा? थार का मरुस्थल। तो जिस थार के मरुस्थल की हम बात कर रहे हैं, जिस भारतीय मरुस्थल की बात कर रहे हैं, थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं, वो अरावली के पश्चिमी भाग में है, न कि दक्षिण पश्चिम भाग में। दक्षिण पश्चिम बोलता तो ये वाला हिस्सा हो जाता, ये तो ऐसे दक्षिण पश्चिम में नहीं बल्कि पूरा का पूरा पश्चिम में है, तो ये आपका गलत हो गया। अब देखना पूछ क्या रहा है, सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। पश्चिमी राजस्थान यानी थार के मरुस्थल में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है, तो यहां पर लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा सही है, पहला गलत है। अब पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो या ऑब्वियस सी बात है केवल दो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, केवल दो। क्लियर? चलिए अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट के बारे में पूछ रहा है, पूर्वी घाट के बारे में पूछ रहा है कि इसका विस्तार है हिमालय महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान तक, महानदी घाटी से कार्डेमम पहाड़ी तक, स्वर्ण रेखा नदी से जवादी पहाड़ी तक। तो यार आप जब पूर्वी घाट पढ़ेंगे तो ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है वहाँ पर कौन सी पहाड़ी बनती है, तो बताइएगा नीलगिरी की पहाड़ी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी वहाँ पर है जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है। और इतना ही नहीं, ये उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक फैला हुआ है। ये है आपका पूर्वी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट जिसका विस्तार उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी तक फैला हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। मैचिंग का प्रश्न आया है कि आपको मैच करना है, सुमेलित करना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आप सब जानते हैं, केटू या गार्डविन आस्टीन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर की ऊंचाई है। तो 2143 सिंपल सा प्रश्न है। आप देखिए इसमें कहां पर दिख रहा है 2143, 4312, 4132, 3412, 2143। एक बहुत अच्छा डिजिट है 143, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, मेरे को आज तक नहीं पता चला। आपको पता चले तो प्लीज कमेंट में मैसेज करके बता दीजिएगा 143 का इस्तेमाल कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। खैर बुरा मत मानिएगा, मैं मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। क्या पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा बातें इधर उधर की कर लेता हूं मैं। खैर ये हो गया आपका, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में अगला प्रश्न प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को हाईलाइट कर रहा है। इसमें सबसे पहला चीज, पहला स्टेटमेंट, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। मैं बोल रहा हूं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। क्या बात करते, फालतू, गलत है ये। हिमालय
की नदियां, हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, हिमालय सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की अगर बात करूं तो यहां की नदियां सबसे प्राचीन नदियां हैं। तो ये कहना कि प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है, जो पर्वत श्रृंखला नवीन है उसकी नदियां भी नवीन होगी, और जो प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है उसकी नदियां भी क्या होगी, प्राचीन होगी। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती है। देखिए, विसर्प जो शब्द है ये नदी के मैदानी क्षेत्र में बनने वाली संरचना है। मैदानी क्षेत्र में क्यों? क्योंकि जब नदियां अपने साथ अवसाद लेकर बहती है, जब नदियां अपने साथ अवसाद लेकर बहती है और अवसाद की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो नदी उस अवसाद को न ढोने की वजह से या न ढो पाने की वजह से उस मार्ग से अपने आप को विचलित कर लेती है। जब नदी बह रही है तो अवसाद को आगे लेकर बह रही है। जब नदी की स्पीड किसी वजह से कम हो जाती है, अवसाद ज़्यादा होते हैं, तो नदी बोलती है कि मैं नहीं लेके जाऊंगी, मैं अपना रास्ता बदल ले रही हूँ, इतने सेडिमेंट को लेकर मैं नहीं बह सकती। तो वो नदी अपना घूम के बहती है, क्योंकि ढाल तो नीचे ही है। तो वो अगर मुड़ेगी भी तो वापस उसको उसी ढाल में आना पड़ेगा, तो वो वापस ऐसा मुड़ के फिर बहने लगती है। तो जब नदी इस आकार में बहती है, चाहे एक विसर्प हो, दो विसर्प हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब नदी विसर्प में बहती है तो उसका मतलब ये है कि नदी अपने अवसादों को लेकर बहना नहीं चाहती। और सामान्य तौर पे ऐसा कब होता है? जब वो जगह मैदानी होती है, क्योंकि इतना मूवमेंट जो है वो नदी मैदानों में ही कर सकती है, किसी चट्टानों में इस हिसाब से नहीं बह सकती। और चट्टानों में नदी का अपना एक निशान होता है, एक मार्ग होता है, क्योंकि लंबे समय से नदी अगर उस पत्थर बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर पड़त निशान। तो जब लगातार जब नदी उस जगह से बह रही है तो उस जगह पर उसका एक मार्ग बन चुका है, एक उस मार्ग में नदी बहती है। वो नदी ऐसा यूं विसर्प नहीं बना सकती। तो ये कहना कि प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती है, ये गलत है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां नहीं, हिमालय की नदियां वो भी मैदानों में क्या बनाती है? विसर्प बनाती है। मैदानी क्षेत्र में नदियां विसर्प बनाएगी। और अगला, ये नदियां प्रौढ़ावस्था में है, ये नदियां प्रौढ़ावस्था में है, तो ये नदी प्रौढ़ावस्था में है। अब ये प्रौढ़ावस्था क्या होता है, चलो मैं बताता हूं। नदी की तीन अवस्थाएं होती है, एक होती है युवावस्था, एक होती है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, और एक होती है वृद्धावस्था। जब नदी युवा होती है, जब नदी यंग होती है, जब नदी की स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो सिर्फ अपर्दन करती है, उसको निक्षेपण से कोई मतलब नहीं होता। वो निक्षेपण नहीं करती, सिर्फ अपर्दन करती है। ये बिल्कुल वैसी है जब आदमी बहुत पैसा कमाता है तो वो खर्च करता है, दान नहीं करता। एक उम्र गुजरने के बाद जब एक एज आता है तो आप कमाते भी हो और दान भी करते हो। और एक एज ऐसा आता है जब आप कमाते कम हो, कमाते नहीं हो, अपना पैसा सिर्फ दान करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं। कमा नहीं रहे लेकिन आपके पास इतना पैसा है कि अब आपको लगता है कि नहीं यार ये माया मोह है, आप पैसे को क्या करो, किसी गरीब की, किसी मजबूर की मदद करने का मन करता है। खैर बेकार एग्जाम्पल था। मैं ये कह रहा हूँ कि युवावस्था में नदी अपर्दन करती है लेकिन निक्षेपण नहीं करती, सेडिमेंट का डिपोजिशन नहीं करती। क्यों? क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो सिर्फ अपर्दन करती है। प्रौढ़ावस्था में नदी अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है। और जब वृद्धावस्था आता है ये बिल्कुल वैसी, जैसे युवावस्था में नदी तीव्र ढाल में बहेगी, प्रौढ़ावस्था में ढाल थोड़ी कम हो जाएगी और वृद्धावस्था में ढाल एकदम कम हो जाएगी। तो जब ढाल ज़्यादा थी तो वो अपर्दन कर रही है, ढाल कम हुई तो वो अपर्दन, और थोड़ी और कम होने की वजह से निक्षेपण। जब ढाल समतल हो गई तो ये नदी अपर्दन नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि नदी में वैसी कोई बात ही नहीं रही, नदी अब समतल बह रही है, वो अब सिर्फ सेडिमेंट का क्या करेगी? निक्षेपण करेगी, डिपोजिशन करेगी। तो युवावस्था में सिर्फ अपर्दन कर रही है, वृद्धावस्था में सिर्फ निक्षेपण कर रही है, और प्रौढ़ावस्था में अपर्दन और निक्षेपण दोनों कर रही है। ये दोनों काम करती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदी अपने किस स्टेज में आ चुकी है? प्रौढ़ावस्था में, जिसमें वो अपर्दन भी करती है और निक्षेपण भी करती है।
लेकिन अगर बात युवावस्था की होती, जैसे कि हिमालय की नदियां पर्वतों में अपने युवावस्था को दर्शाती है, जहां पर वो सिर्फ अपर्दन करती, निक्षेपण नहीं करती। और समुद्र मिलने से पहले नदियां अपने वृद्धावस्था को दर्शाती है, जहां पे वो अपर्दन नहीं कर सकती, वो सिर्फ निक्षेपण करती है। क्लियर? ठीक समझ में आया? तो क्या बोल रहा हूं, ये नदी प्रौढ़ावस्था में है, तो बिल्कुल ये नदियां प्रौढ़ावस्था में है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। यार वर्षा पर वो नदी निर्भर नहीं करती जिनको एडिशनल सोर्स मिलता है, एडिशनल पानी का सोर्स मिलता है, जैसा कि ग्लेशियर। हिमालय की नदियों को वर्षा के साथ साथ ग्लेशियर का पानी भी मिलता है, इसलिए ये नदी एवरग्रीन होती है, सदा नीरा होती है। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को ग्लेशियर का पानी नहीं मिलता, इसलिए ये वर्षा पर निर्भर होती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर होती है, ये सही है। और जब आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि असत्य है, यानी कि गलत है, तो आप देखिए कौन सा गलत है। पहला और दूसरा गलत था, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक, अब यहां पर अगर 3-4 वाला ऑप्शन होता और आप सही नहीं है ये नहीं देख पाते, तो फिर 3-4 वाले ऑप्शन में लगा देते। हालांकि वो ऑप्शन नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है ये वाला, कुमायूं हिमालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुमायूं हिमालय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब इनकी की को पकड़ना कि प्रश्न किससे पूछ रहा है, तो उसकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। कुमायूं हिमालय पूछ रहा है तो कुमायूं हिमालय के बारे में या उससे रिलेटेड जो भी ऊर्ध्वाधर विभाजन के अंतर्गत जो भी हिमालय आते हैं, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल, असम, वो सब क्लियर रखें। तो कुमायूं हिमालय के बारे में पूछ रहा है, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है। तो पहले तो यही समझिएगा कि हिमालय की नदियों ने हिमालय को ऊर्ध्वाधर आधार पर बांटा है। हिमालय से आने वाली नदी ने हिमालय को ऊर्ध्वाधर आधार पर बांटा है। यह हिमालय की नदियों द्वारा बनाए गए गॉर्ज के आधार पर हिमालय का कौन सा विभाजन किया जाता है? ऊर्ध्वाधर विभाजन किया जाता है, जहां पर एक नदी कौन सी? सिंधु, एक नदी सतलज, फिर अगली नदी काली, अगली नदी तीस्ता, उसके बाद है आपकी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदियां जो हिमालय को 4 भागों में बांटती है। एक है आपका पंजाब हिमालय, फिर अगला है कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, उसके बाद बता दीजिएगा असम हिमालय। तो इस तरीके से आप देखिएगा पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे? कुमायूं हिमालय जो है वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, काली से तीस्ता तक जो विस्तार है वो नेपाल हिमालय का है, न कि कुमायूं का। कुमायूं का विस्तार जो है वो सतलज नदी से लेकर कौन सी नदी तक है? काली नदी तक। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया। दूसरा, यहां केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी अनेक महत्वपूर्ण पर्वतीय चोटियां। एक बात और बता दूं, कुमायूं हिमालय बेसिकली उत्तराखंड में फैला हुआ है मुख्य रूप से। इसका मतलब ये कि उत्तराखंड में आपने जो कुछ पढ़ना है, जो कुछ देखना है पर्वत के बारे में, चोटी के बारे में, जिसके बारे में भी देखना है, अगर वो उत्तराखंड का है तो आंख बंद करके बता देना वो कुमायूं हिमालय का है, याद रखिएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पर्वतीय चोटी है, तो अगर ये उत्तराखंड में है तो कोई भी हिमालय का, चाहे ग्रेट मिड शिवालिक, कोई भी हिमालय का अगर पार्ट उत्तराखंड में है तो वो कुमायूं हिमालय से संबंधित होगा, याद रखना। ये भी सही। मीलम और गंगोत्री हिमनद इसी क्षेत्र में है। मीलम उत्तराखंड में और गंगोत्री भी उत्तराखंड में। आंख बंद करके बता दीजिएगा ये कुमायूं हिमालय का है। यमुनोत्री बोलता तो भी सही होता, पिंडारी बोलता तो भी सही होता, सतपंथ बोलता तो भी यही होता, ठीक है, त्रिशूल बोलता तो भी सही होता। भाई जो उत्तराखंड में है, चाहे वो पर्वत हो, ग्लेशियर हो, वो सब कुमायूं हिमालय का, ये याद रखें। और इसके बाद दून घाटी। दून घाटी, दून किसको बोलते हैं? जैसे आप जानते हैं दो पर्वतों के बीच के समतल मैदान को घाटी बोलते हैं। हिमालय की नदियां बहती है
अपने साथ अवसाद लेकर बहती है। अगर यही अवसाद इस घाटी जगह पे जाकर जमने लगे और घाटी उथली हो जाए, उथली मतलब उठी हुई घाटी बन जाए। अगर घाटी वाला क्षेत्र अवसादों की डिपोजिशन की वजह से अगर उठा हुआ है, समतल नहीं उठा हुआ है, तो इस उथली घाटी को आप क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। उथली घाटी को दून बोलते हैं। तो दून जो है, ठीक, चाहे देहरादून हो, कोटली दून हो, पाटली दून हो, जितने भी दून है उत्तराखंड में, अगर वो उत्तराखंड में है तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आंख बंद करके बता देना कि वो कुमायूं हिमालय का है। तो दून घाटी शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। तो इस तरीके से उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा, तीसरा, चौथा यही सही है। क्लियर? चलिए, ये सही है। उसके बाद आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल में उच्च तापांतर का क्या कारण है? अब देखिए, ये तापांतर दो प्रकार के होते हैं। एक बोल रहा है वार्षिक तापांतर और एक बोलता है दैनिक तापांतर। वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर, ये दो तापांतर होते हैं। जब आप वार्षिक तापांतर की बात करते हैं तो गर्मी के मौसम का मैक्सिमम और ठंडी के मौसम के मिनिमम टेम्परेचर के बीच के अंतर को बोला जाता है वार्षिक तापांतर, किसी भी जगह का। और दैनिक की बात करते हैं तो दिन का मैक्सिमम और रात के मिनिमम टेम्परेचर के बीच के अंतर की आप बात करते हैं दैनिक तापांतर में। दैनिक तापांतर में दिन का टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और रात का टेम्परेचर कितना ज़्यादा कम हो रहा है, इनके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को बोला जाता है दैनिक तापांतर, और इनके बीच के टेम्परेचर डिफरेंस को बोला जाता है वार्षिक तापांतर। उच्च तापांतर की बात करें तो थार का मरुस्थल में दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दोनों ही सबसे ज़्यादा होते हैं, उच्च होते हैं। याद रखिएगा, थार के मरुस्थल का दैनिक तापांतर हो चाहे वार्षिक तापांतर, दोनों सबसे हाई होता है। और इसके पीछे के कारण अगर आपको जानना हो तो कारण में देखिएगा वनस्पति का अभाव। जब पेड़ पौधे होते हैं ना तो धूप की वजह से जमीन ज्यादा गर्म नहीं हो पाती। याद रखना, बात है गर्मी में ज्यादा गर्म होना है और ठंडी में ज्यादा ठंडा होना, या फिर आप एक दिन के हिसाब से देखेंगे तो दिन में ज्यादा गर्म होना और रात में कम ठंडा होना, मतलब ज्यादा ठंडा होना, सॉरी, दिन में ज्यादा गर्म होना, रात में ज्यादा ठंडा होना। तो जब पेड़ होंगे तो पेड़ होने की वजह से जमीन ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगी, पेड़ होने की वजह से मॉइस्चर होता है, जमीन ज्यादा गर्म नहीं होगा। तो जब उच्च तापांतर कब होगी? जब दिन ज्यादा गर्म हो और रात ज्यादा ठंडी हो, तो न ये ज्यादा गर्म होगा और न ज्यादा ठंडा होगा। बादल की अनुपस्थिति, तो ये कारण सही है, अभाव, वनस्पति नहीं है, ये एक कारण है। बादलों की अनुपस्थिति, जब बादल होते हैं तो सूरज की किरणें बादलों से पड़ती है और पृथ्वी सतह तक नहीं आ पाती। तो जब पृथ्वी सतह तक नहीं आ पाएगी तो जमीन ज्यादा गर्म नहीं होगी तो ज्यादा ठंडी भी नहीं होगी, तो ये उच्च तापांतर को नहीं दर्शाएगा। तो बादलों की अनुपस्थिति, ये भी सही है। मृदा की प्रकृति, यहां की मृदा जो है वो रेतीली है। यहां की मृदा जो है वो क्या है? सैंड है, सैंडी है। वो यहां की मृदा जो है वो बालू है, रेत है। तो रेतीली होने की वजह से, मृदा रेतीली होने की वजह से रेत की टेंडेंसी क्या होती है? रेत ज़्यादा गर्म होती है और ठंडे होने में भी ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो याद रखिएगा, मृदा की प्रकृति रेतीली होने की वजह से ये उच्च तापांतर को दर्शाता है। तो ये भी सही कारण है। और महाद्वीपीय जलवायु की बात करें तो महाद्वीप कैसा होता है? स्थल होता है। और स्थल की जलवायु में ये जगह, स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। गर्म होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है और ठंडे होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है स्थल वाली जगह की। और अगर सागर की बात करते हैं तो सागर देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है। तो दिन में ज़्यादा गर्म हो गई और रात में ज़्यादा ठंडी हो गई तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको क्या दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा। तो महाद्वीपीय जलवायु का भी एक कारण बनता है उच्च तापांतर का। तो ये भी स्टेटमेंट आपका, ये भी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप देखेंगे तो चारों आपको क्या नजर आएंगे? सही नजर आएंगे।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो 1 2 3 4 चारों सही है। ऑप्शन नंबर डी को मैं सही बता रहा हूं, ये आपका सही जवाब है। 1 2 3 4 ये सही है आपका। उसके बाद हो गया, इसको खत्म करो। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? बात ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की है, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके नॉर्थ ईस्ट में ये जो नदी आ रही, ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें ये जो आपकी नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो बहकर आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी की यहाँ हो गई दाईं ओर से और ये हो गई बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। दाईं ओर से नाम लिख लीजिएगा, तीस्ता नदी, सैनकोस नदी, मानस नदी, कामेंग नदी और अंतिम नदी है सुबनसिरी। तीस्ता, सैनकोस, मानस, कामेंग, सुबनसिरी। तीस्ता, सैनकोस, मानस, कामेंग, सुबनसिरी। जबकि बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली और कलौंग। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, कलौंग, ये आपकी बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। वो दाईं, ये बाईं। अब नाम में देखिए दिबांग, कामेंग, लोहित, इसके अलावा कुछ भी नाम देता, चाहे तीस्ता देता, सैनकोस देता, मानस देता, सुबनसिरी देता, धनसिरी देती, कोपिली देता, कलौंग देता, कोई भी नाम देता, आप बता पाते हैं कि सहायक नदी इसकी ये है या नहीं है, या कौन सी है कौन सी नहीं है। यार लोहित की जगह रोहित लिख देता, तो क्या रोहित है सहायक नदी? नहीं, तो लोहित, तो वो पता होना चाहिए। तो तीनों के तीनों, एक दाईं ओर से, कामेंग दाईं ओर से, और बाकी ये दोनों बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी है। इसका मतलब ये है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 1 2 और 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या बोलता है? उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां, हिमालय के उत्तरी पर्वतों में मतलब हिमालय की नदियां से निकलने वाली नदियां निचले भाग में नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, कथन सही है, कथन सही है। क्यों? क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदी किस गति में बहती है? तीव्र गति से। और जैसी वो नीचे मैदानों में आती है, ढाल एकदम मंद हो जाती है, कम हो जाती है। ये देखिए हिमालय से नदी आ रही, अब यहाँ पर जब नदी आएगी, ढाल कम होने की वजह से वो क्या करती है, वो नदी दो भागों में बट के फिर मिलके ऐसे बहती है। तो ये बीच में जो स्थलीय भाग रह गया, ये इसी को बोलते हैं क्या? नदी द्वीप। नदी के बीच में द्वीप। तो ढाल के कम होने की वजह से नदी, ढाल ज्यादा होगी तो नदी स्पीड से बहेगी, वो काटते हुए बहेगी, अपना रास्ता बनाते हुए बहेगी। लेकिन जब ढाल कम होती है तो नदी जिधर उठा हुआ है उसको छोड़कर किनारों से बहेगी, और ढाल आगे है तो वो आगे उस हिसाब से मिलकर आगे बढ़ती है। तो ये कि उत्तर पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भाग में नदी द्वीपों का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कारण में क्या तर्क दे रहा है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण, देखो क्या बोल रहा है, ढाल तीव्र होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है। यार उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में जब वो ऊपर से आ रही है तो नदी की स्पीड ज्यादा होगी। जब नीचे आ गया तो ढाल तीव्र नहीं, ढाल मंद होने के कारण, और उसका बहाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसकी वजह से नदी द्वीपों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये कारण गलत है। कारण गलत है कि निचले भाग में ढाल तीव्र हो जाती है, ये कारण गलत है।
ऊपरी भाग में ढाल तीव्र होती है, निचले भाग में ढाल मंद होती है, या फिर ढाल कम होती है। तो कथन सही है, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। किस नदी के बारे में बोल रहा है? गंगा नदी के बारे में बोल रहा है। गंगा नदी जो ग्रेट हिमालय से निकलती है, मध्य या लघु हिमालय को काटकर, यार ऑब्वियस सी बात है, ग्रेट हिमालय के बाद मिड हिमालय आएगा, तो ग्रेट हिमालय नदी जो निकल रही है वो मिड हिमालय को काटकर आगे बढ़ेगी। मिड हिमालय या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखड्डों से होकर बहती है, सकरे रास्ते से होकर बहती है। ठीक है, तंग मतलब सकरा, महाखड्ड मतलब गड्ढे से होते हुए बहती है, यह सही है। दूसरा, गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैं आपको बता दूं, गंगा नदी बहुत सारी नदियों की मिलने से बनी है। अलकनंदा नदी में धौली गंगा आकर मिली, फिर नंदाकिनी आकर मिली, पिंडार आकर मिली, मंदाकिनी आकर मिली, भागीरथी आकर मिली, सारी नदियां आकर मिल रही है देवप्रयाग में। ये सब नदियां देवप्रयाग में जब मिलती है तो फिर संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जानी जाती है देवप्रयाग के बाद। और आगे एक जगह है जिसका नाम बता दीजिएगा, हरिद्वार। गंगा की जितनी भी अग्र शाखाएं हैं सब के सब कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड से निकल रही है। गंगा की जितनी भी अग्र शाखाएं हैं जिससे जिससे मिलकर गंगा बन रही है वो सब उत्तराखंड से निकलने वाली नदी है। और उत्तराखंड एक कैसा प्रदेश है? पर्वतीय प्रदेश है। यानी गंगा नदी की पहली की सभी अग्र शाखाएं पर्वतों में बह रही है और वो ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। और जब गंगा बनी देवप्रयाग में, वो भी उत्तराखंड में है, उसके बाद भी गंगा बह रही है तो पर्वतों में ही बह रही है, नीचे आ रही है। और एक जगह आता है हरिद्वार, जिसके बाद गंगा पर्वतों को त्याग कर कहाँ बहती है? मैदानों में। हरिद्वार वो जगह है जिसके बाद गंगा पर्वतों को त्याग कर मैदानों में बहती है, पर्वतों को त्याग कर मैदानों में बहती है, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट कि गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है ये। और पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल खाड़ी में जा मिलती है। तो पहले तो ये बात समझे कि बंगाल की खाड़ी में पीरम द्वीप नहीं है। पीरम द्वीप यहां पर है, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में पड़ता है पीरम द्वीप। तो पीरम द्वीप जो है वो खंभात की खाड़ी में है। और ये नदी जो है गंगा नदी, वो जाती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। और आपको ये भी बता दूं कि गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो एक बैराज आता है पश्चिम बंगाल में जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है। एक नदी जो बांग्लादेश जा रही है उसे बोलते हैं पद्मा, और एक नदी जो पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर जा रही होती है उसको बोलते हैं हुगली। तो एक शाखा बांग्लादेश चली गई, जाने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे भारत में बहने वाली हुगली नदी जो गंगा ही है, या गंगा का पानी ही इसमें बह रहा है, ये इसका मुहाना है हल्दिया। हल्दिया के बाद ये डेल्टा बनाते समुद्र मिल जाती है। और आगे एक द्वीप है जिसका नाम है गंगा सागर। तो ये कहना कि गंगा सागर के समीप हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट सही भी होता। लेकिन अगर आपको ये बोला जा रहा है कि पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल खाड़ी में जा मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। सत्य पूछता तो पहला दूसरा होता, असत्य पूछ रहा है तो सिर्फ तीसरा होगा, केवल तीसरा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात कर रहा है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती है, ये गलत है। मैदानी हिमालय की नदियां मैदानों में अपना मार्ग बदलती है। क्यों? क्योंकि वो मैदान में बहती है। प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीपीय पठार में बहती है, इसलिए वो अपना मार्ग कभी नहीं बदलती। ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां
विसर्प भी नहीं बनाती। जैसे कि मैंने बताया कि विसर्प कौन बनाती है, हिमालय की नदियां बनाती है, अवसादों को लेके बहने की वजह से, क्योंकि हिमालय की नदियां अवसादों का निर्माण ज़्यादा करती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, ये सही है आपका। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। प्रायद्वीपीय नदियां भी अपने मतलब प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है, ये सही है आपका। फिर चौथे नंबर पे प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां, यानी कि उसका अपवाह क्षेत्र आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, बिल्कुल ये भी सही है। हिमालय की नदियों का अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह क्षेत्र जो है आकार में अपेक्षाकृत कम होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सही पूछ रहा है। तो 2, 3, 4 ये सही है, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 ये आपका सही है। ठीक, चलिए अब लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न क्या बोलेंगे आप कि झीलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये जो झील के बारे में पूछ रहा है, झीलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला बोलते हैं विसर्प नदी तटीय क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील मतलब ऑक्सबो लेक। तो विसर्प नदी, देखिए ये जो आपकी विसर्प नदी है, ये जो विसर्प आकार में बहने वाली नदी है, ये ऐसा विसर्प आकार बह रही है, ये तटीय क्षेत्र में नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र में जब नदी सीधी बहने लग जाएगी तो ये हिस्सा जो कट के अलग हो जाएगा, ये कहलाती है गोखुर झील। गोखुर झील, तो ये नदी अपने किनारों पर ये झील का निर्माण करती है, तटीय क्षेत्र में नहीं। और विसर्प आकार में बहती कौन सी नदी है, मैदानी क्षेत्र में। तो मैदानी क्षेत्रों में विसर्प आकार में बहने वाली नदी गोखुर झील का निर्माण करती है, न कि तटीय क्षेत्रों में। तो विसर्प नदियां तटीय क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्या होता है, आप बात समझिएगा, क्या होता है बात समझिएगा। जब नदी बहती है तो वो अपने अवसादों को लेकर बहती है, और हिमालय की नदियां तो अवसाद ज़्यादा लेकर आती है। तो यहाँ पर जब अवसाद जमा हो जाते हैं तो नदी आगे बढ़ने के बजाय वो मुड़कर ऐसे बहती है, छोड़ देती है वहाँ अवसादों को। लेकिन समय दर समय जब वर्षा ऋतु आती है और नदी पानी की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी स्पीड भी अगर बढ़ जाती है तो नदी क्या करती है, इन अवसादों को फिर आगे धकेलती है, आगे धकेलेगी। तो धकेलने के बाद ये जो है यहाँ पर और आगे बढ़ेगा तो नदी ऐसे करके बहेगी, तो यहाँ से भी हीट करेगा तो यहाँ का भी सेडिमेंट आगे खिसकेगा। तो यही करते 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 एक समय आता है जब ये पूरा हिस्सा हट जाता है और फिर नदी सीधी बहने लग जाती है। तो ये जो पानी जो साइड में रह गया था उसी को बोलते हैं नदी के बगल में बनने वाला गोखुर झील। तो गोखुर झील, अगर कोई हर झील याद रखिएगा, ये अगर झेलम नदी होती, ये अगर झेलम नदी होती तो ये होता कौन सा झील, वुलर झील। याद रखिए, झेलम में बनने वाली वुलर झील झेलम की गोखुर झील कहलाती है, ये याद रखिएगा। तो वुलर झील ये बिल्कुल याद रखिएगा, जो झेलम की गोखुर झील है। तो पहला आपका गलत हो गया। बार या रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है। यार जब आपका तट समुद्र की लहरों की वजह से टूटकर अलग हो जाए, ये टूटकर अलग हो जाए, ये इस तरीके से बन जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर समुद्र का पानी भर जाएगा और ये तीन और चूंकि स्थल से घिरा हुआ है और एक और जल से घिरा हुआ है, इसलिए ये एक खाड़ी है, ये एक छोटी खाड़ी का निर्माण हो जाता है। इसी छोटी खाड़ी में लैगून झील का निर्माण होता है। ध्यान रखें कि जब पानी भर गया और समुद्र की लहरें जब आती हैं, समुद्र की लहरें आती है अपने साथ क्या लेकर बहती है, अवसाद। ये अवसाद किनारों पे जब जमा हो जाते हैं तो ये अवसाद ही होते हैं जो लैगून झील को समुद्र से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये बार या रोधिका, इसी अवसाद को क्या बोलते हैं, रोधिका। यही है रोधिका, इंग्लिश में बार कहते हैं। यही रोधिका तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करते हैं। मतलब ये अगर अलग कर दिए, अगर ये नहीं होता तो ये पूरा पानी समुद्र का होता, इसने अलग कर दिया तो समुद्र इधर हो गया और उधर का क्या हो गया, तो उसको बोलते हैं लैगून झील, उसको बोलते हैं लैगून झील। तो याद रखिएगा
पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि रोधिका तटीय क्षेत्र में लैगून का निर्माण करती है। और क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो क्या बताएंगे आप? पहला वाला कथन असत्य है, दूसरा वाला सत्य। असत्य पूछ रहा है केवल एक, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, ये सही होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको फ़ायदा दे, एग्ज़ाम में आपके लिए मदद साबित हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।